लीजिए, एक नया आरोप लगाया आपने। मैं ये नहीं कहता कि आरोप सही या गलत है, लेकिन आपके आरोप का जब, हाँ बताएं, कुछ कहना चाह रहे। आरोप अगर लगते हैं तो निष्पक्षता से उसके ऊपर अगर कुछ आता है तो समझ में भी आता है। कल हरियाणा में बहुत सारी जगहों पे शिकायतें भी की गई, जो स्ट्रांग रूम के ऊपर, सीसीटीवी के ऊपर विषय था, बहुत सी चीजें थी। लेकिन इस विषय में जाना आज शायद आगे की बहुत सी चीजों को रोक देती है कि ये तो निरंतर एक चीज चल ही रही है कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है पारदर्शिता की कमी है। हर पॉलिटिकल पार्टी ये शंका जाहिर करती है। उस शंका को अगर चुनाव आयोग दूर नहीं कर पा रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी उस ईवीएम के समर्थन में खड़ी हुई है, जिस ईवीएम पे वो खुद संदेह जताती थी, जिस ईवीएम को वो खुद कॉम्प्रोमाइज कहती थी जब वो सत्ता में नहीं थी, तो उसके क्या मायने हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि क्या पिछले 10 सालों से जो जम्मू कश्मीर पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे जिस भारतीय जनता पार्टी की का राज था, क्या आज वहां की जनता ने इन्हें करारा जवाब नहीं दिया है। आज चर्चा हो रही है हरियाणा पे और चर्चा नहीं हो रही है जम्मू कश्मीर में। मैं आप पे कोई दोष नहीं दे रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू तक में जनाधार को हासिल करने में पीछे अपने आप को देखा है। अगर जम्मू और कश्मीर को आप अलग अलग देखें वोटिंग में, तो क्या जम्मू की आधी सीटें बीजेपी नहीं हार गई है? क्या जम्मू के लोगों ने भी बीजेपी को नहीं नकार दिया है? जम्मू और कश्मीर मिला के तो बीजेपी बाहर हुई है, लेकिन जम्मू में भी बीजेपी जिस हिसाब से दावे कर रही थी वो दावे कहीं नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा मैंडेट लाने में असफल हो गई, क्योंकि इस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी हमारा सुपड़ा साफ कर देती वहां। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो हम जीतते हैं या हार हैं, जम्मू कश्मीर में भी क्या चीजें सुधार की हैं उसको देखना है। और जो हरियाणा में जो चीजें जिन पे हमने शायद गौर नहीं किया, चाहे वो लीगल हो या पार्टी के अंदर की हो, कोई भी तरह की हो, सबके ऊपर पार्टी आगे जाने को तैयार है। क्या कुछ हुआ है वो बहुत जल्दी आपके सामने होगा। बिल्कुल, मैं आप ही के जम्मू कश्मीर का चूंकि चर्चा आपने छेड़ी है तो मैं उसी पर आएंगे। गौहर गिलानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। गिलानी साहब, जो अब्बास हफीज साहब कह रहे हैं, कितना दम है उनकी बातों में? देखिए, सबसे पहले बात है कि कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है, कांग्रेस ने जो है जम्मू प्लेन्स में कोई सीट हासिल नहीं की है। यानी जम्मू को आप एक यूनिट के तौर पे नहीं लें, बल्कि जम्मू को 3 एंटिटीज में, एक तो पीर पंचाल रीजन है, एक चिनाब वैली है और फिर जम्मू प्लेन। तो जम्मू प्लेन्स में जहां एक्सपेक्टेशन थी, जहां उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अच्छा करेंगे, वहां तो उन्होंने कैंपेन भी बहुत धीमी की। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में बहुत कमियां रही, और जो भी उन्होंने 5 सीटें जीती हैं वो तो कश्मीर वैली में है और एक है पीर पंचाल से। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जम्मू में कांग्रेस उनको सीटें जीत के देगी, जो कि बीजेपी को डेंट करती, लेकिन उल्टा ये हुआ कि उन्होंने जो 5 सीटें जीती वो कश्मीर वैली से जीती, और जम्मू में उन्होंने ब्लैंक ड्रॉ किया, और जो है जो चिनाब वैली है वहां भी जो है ब्लैंक ड्रॉ किया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इन इलेक्शंस में, पहला कि जो भी अगस्त 5 की पॉलिसीज थी, जो भी चेंजेस हुई अगस्त 5 के दौरान 2019 की, उन सबको वोटर्स ने रिजेक्ट किया है ओवरवेलमिंगली, न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि पीर पंचाल में भी और चिनाब में भी। और इसीलिए जो मैंडेट है वो क्लियर डिसाइसिव मैंडेट है कि एनसी प्लस कांग्रेस अलायंस के लिए गया है। और दूसरा कि जो भी प्रॉक्सीज थे, जिनको भी जिनके बारे में एक ऐसा इंप्रेशन था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ए, बी या सी टीम्स हैं या प्रॉक्सीज हैं इंडिपेंडेंट करके, वो सारे चुनाव हार गए हैं। उनमें आप अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी को ले लीजिए, आप इवन इंजीनियर रशीद की जो पार्टी थी, जिनके बारे में फिर ये जेल के जाने के बाद, जेल से जब वो छूटे, तो एक इंप्रेशन यही रहा कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। तो वो भी लोकसभा इलेक्शन जीतने के बावजूद वो हार गए, उनकी सिर्फ 1 सीट मिली है। सजाद लोन का भी सिर्फ 1 सीट उन्होंने जीती है, खुद कुपवाड़ा से हारे हैं, हंदवाड़ा से उन्होंने रिटेन की है। और इसी तरह जो भी उस्मान मजीद को ले लीजिए, हसन मीर, अशरफ मीर, अल्ताफ बुखारी, ये सब जिनके बारे में परसेप्शन था कि वो बीजेपी की प्रॉक्सीज हैं, वो सब हार गए। और पीडीपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। सबसे बड़ा मैसेज जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी जब पूरे नतीजे को देख रहा था, मुझे लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के नतीजे पर बीजेपी भी बहुत अपना पीठ थपथपा नहीं सकती है, क्योंकि जिस विकास के रास्ते पर चल के चारों तरफ कोशिश की गई, उतना नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक सवाल मैं सज्जन कुमार सिंह साहब से लेना चाहूँगा, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सज्जन साहब,
हरियाणा की बात करें थोड़ा सा मैं, क्योंकि हरियाणा के जो नतीजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा असर डालने वाले हैं। हरियाणा के नतीजे को आपको लगता है कि भाजपा भी इस तरह के नतीजे की उम्मीद की हुई थी? नहीं, ईमानदारी से पूछिए तो कांग्रेस वाले ये आरोप लगाने लगे कि भाजपा सरेंडर कर गई, अपने सारे नेता उनके चले गए छोड़ के, महाराष्ट्र की राजनीति में अब लग गए हैं, कि भाजपा भी उम्मीद छोड़ गई है, इस तरह का जब आरोप लगने लगे। और प्रधानमंत्री जहां पिछली बार 10 रैली किए थे, मुश्किल से 4 रैलियां इस बार किए, तो आपको लगता है भाजपा भी शायद बहुत अपेक्षा नहीं रखी हुई थी कि नहीं? निश्चित तौर पे देखिए, जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के लिए भी आधिकारिक तौर पे वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी अप्रत्याशित क्यों है, इसमें जाने की जरूरत है। पहली बात तो देखिए क्या हुआ कि हम लोग किसी भी चुनाव को बहुत ही रेशनली समझने की कोशिश करते हैं। जब आप रेशनली समझने की कोशिश करते हैं तो पहला आप देखते हैं लीडरशिप, चूंकि असेंबली इलेक्शन है तो स्टेट लीडरशिप। अब उधर से भूपेंद्र हुड्डा साहब थे, एक कुछ भी है, बड़े नेता है, पैन स्टेट लीडर है, जिस कम्युनिटी से आते हैं वो 1/4 है, वो उनके पीछे लामबंद है। और इधर आपके नायब सैनी जी जो 6 महीने पहले हैं, उनका पहले से कोई वजन नहीं था उस तरीके से, खट्टर साहब एंटी इनकम्बेंसी झेले, तो लीडरशिप में आप पीछे थे। दूसरी बात क्या थी कि 25% जाट ये माना जा रहा है कि लामबंदी हुई है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत है तो उसमें मिला है, उसके साथ 7% मुस्लिम है, तो 1/3 वो हो गया, और माना जा रहा था शायद लोकसभा की तरह दलितों का भी मिलेगा। तो ये था कि एक हेड स्टार्ट है जो इनके पास सपोर्ट बेस है। बीजेपी में ओबीसी मोर्चा के करणदीप कम्बोज साहब रिजाइन कर गए हैं, उसके बाद और भी जगह थोड़ी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो देखिए क्या है कि नैरेटिव होती है। अब नैरेटिव में कांग्रेस को एक बड़ा ही वो जबान पे चढ़ने वाली नैरेटिव मिल गई, जवान, पहलवान, किसान। तो वो क्या होता है ना, आपको लगता है अरे यही तो हरियाणा है और है क्या इसके आगे। तो रेशनली ये लगा कि बीजेपी तो साहब बिल्कुल पीछे है। और ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, पॉलिटिकल एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो निश्चित तौर पे हाइंडसाइट में हमें देखना चाहिए। तो कुछ एक चीज जिसको बहुत ज्यादा वजन नहीं दिया जा रहा था, उसमें पहली बात तो ये थी बहुत ही दिलचस्प आपने दलील दी है, तथ्य रखे हैं सज्जन साहब। और इसके आगे भी मैं जाऊंगा कि जिन जिन मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की कोशिश की, वो मुद्दे भी शायद जनता ने नकार दिए, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं।